हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 10 दिसंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। देखेंगे क्या क्या न्यूज आज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिटीजनशिप अंडर सीए ओनली आफ्टर स्क्रूटनी के बाद। ये एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है इन्फोर्सेबल राइट, बट रिफ्यूजी विल रिक्वायर टू बी स्क्रीन्ड फर्स्ट। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। Petitioner flagged panic among the refugee from neighboring nation after SIR शुरू हुआ तब। Police said government has delayed issues of citizen certificates के लिए, जो कि क्रिएट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। बात करें फेयर है कि लोग स्टेटलेसनेस हो जाएंगे, जिसमें जो की इशू है रेज्ड इन द पिटिशन रिगार्डिंग द persecuted minorities from अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से। ये जो डिले है इन इशूइंग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट कंबाइन करता है विद द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ड्यूरिंग द ongoing special intensive revision से has created a serious constitutional crisis। बात करें ये affected person recognized by the parliament as deserving protection and integration का। बात करें acknowledgement receipt generated upon online submission of an application for certificate of naturalization must be treated as a valid provisional proof का and pending citizenship determination at least for the SIR के लिए। अब हम न्यूज डिस्कस करेंगे अबाउट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में। इनसे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें तो फैमिली ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, the writer and the composer of Vande Mataram, recently held the Prime Minister gesture to mark the 150th year of country's national song का। अगर इनकी बात करें तो he was one of the greatest novelists and poets of India थे। He is famous as the author of Vande Mataram, the national song of India के। He was born on June 27, 1838 में in the village Kantalpara in the 24th Paragnas district of Bengal में। Born into a family of government official under the British rule of India, he was one of the first true graduate of the University of Kolkata से and later obtained a degree in law में। इन्होंने अपना जो लिटरेसी का कैरियर था वो बिगिन किया एज अ राइटर ऑफ वर्ड्स के रूप में। ही देन टर्न टू फिक्शन। दुर्गेश नंदिनी, हिज फर्स्ट बंगाली रोमांस वाज पब्लिश्ड इन 1865 में। उनके जो फेमस नोवेल थे इंक्लूड थे कपाल कुंडला, मृणालिनी, वृक्षा, चंद्रशेखर, रजनी, राजसिम्हा, देवी चौधरानी, इनके कुछ नोवेल्स थे। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, मोस्ट फेमस नोवेल वाज आनंद मठ इन 1882 का। इट वाज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रिबेलियन इन द लेट 18th सेंचुरी में। आनंद मठ जो कंटेन करता है सॉन्ग वंदे मातरम विच वाज लेटर अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग के रूप में। ये जो लिखा था सॉन्ग ये संस्कृत में लिखा गया था। इन द ईयर 1896 में 1896 में Gurudev Rabindranath Tagore song this melodic poem for the first time at the Kolkata session of Indian National Congress में। It was officially adopted as the national song by Constitution Assembly of India on 24th जनवरी 1950 में। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी पास्ड अवे ऑन अप्रैल 8, 1894 में। As a distinguished novelist, poet and essayist, his contribution significantly influence करता है development of modern Bengali prose का and the articulation of emerging Indian nationalism का। He is often regarded as the Sahitya Samrat, empire of literature in the Bengali literature में। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है हु ऑथर्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया
वंदे मातरम, तो करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये ऑथर किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द फर्स्ट बंगाली रोमांस नोवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र जी? तो दुर्गेश नंदिनी इनकी फर्स्ट बंगाली रोमांस नोवेल थी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच नोवेल बाय बंकिम चंद्र फीचर द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम? तो आनंदमठ 1882 में फीचर किया गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज वंदे मातरम अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 में। अब आते हैं अपने अगले न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे मॉनरी डॉक्ट्रिन के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करेंगे मॉनरी डॉक्ट्रिन के बारे में, तो यूएस नेशनल सेक्रेटरी स्ट्रेटेजी रिलीज की है रिसेंटली, डिस्क्राइब ट्रम्प विजन एज वन ऑफ द फ्लेक्सिबल रियलिज्म एंड argued that the US should revive the 19th century Monroe Doctrine, which declared the Western Hemisphere to the Washington Zone of Influence का। अगर हम मॉनरी डॉक्ट्रिन की बात करें तो आर्टिकुलेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरी इन 1823 में एंड इज सिग्निफिकेंट यूएस फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट। इसका एम है टू प्रिवेंटिंग यूरोपियन इंटरवेंशन इन द अमेरिका में। बात करें प्राइमली द वर्क ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन क्विंसी एडम, द मॉनरी डॉक्ट्रिन फॉरवर्ड करता है यूरोपियन इंटरफेरेंस का इन द अमेरिकन हेमिस्फीयर में, बट ऑल्सो असर्टेड यूएस न्यूट्रलिटी इन रिगार्ड टू फ्यूचर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट में। अगर बात करें ओरिजिन क्या है ऑफ मॉनरी डॉक्ट्रिन का, तो स्टीम फ्रॉम द अटेम्प्ट बाय सेवरल यूरोपियन यूनियन जो पावर थी उनसे टू रीअसर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन द अमेरिकन इन द अर्ली 1820s में। बात करें नॉर्थ अमेरिका में, तो रसिया हैज अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द अलास्का टेरिटरी and in Central and South America में the US government feared a Spanish colonial resurgence का। बात करेगा ब्रिटेन, too was actively seeking a major role in the political and economical future of the Americas के, and Adam feared a subservient role of United States in the Anglo-American alliance में। बात करें यूनाइटेड स्टेट इन्वॉल्व करता है मॉनरी डॉक्ट्रिन टू डिफेंड इट्स इंक्रीजिंगली imperialistic role in the American in the mid 19th century में। However, it was not until the Spanish-American War 1898 का that the United States declared war against the European power over its influence in the American hemisphere में। जो doctrine has lasting impact on US relation with its southern neighbors का रिफ्लेक्ट करता है अमेरिका के डिजायर का टू असर्ट इट्स इन्फ्लुएंस व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटरमिनेशन इन द रीजन में। बात करें अगर आइसोशलिस्टिक का, तो पोजीशन ऑफ मॉनरी डॉक्ट्रिन वाज आल्सो कॉर्नरस्टोन ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द 19th सेंचुरी में। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो व्हाट इज मॉनरी डॉक्ट्रिन? तो इट इज सिग्निफिकेंट यूएस फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट aimed at preventing European intervention in the Americas में। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो मॉनरी डॉक्ट्रिन वाज आर्टिकुलेटेड इन विच ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1823 में इसको आर्टिकुलेट किया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखें, मॉनरी डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड बाय विच यूएस प्रेसिडेंट? तो ये जेम्स मॉनरी के द्वारा अनाउंस किया गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट डज मॉनरी डॉक्ट्रिन प्राइमरी एम एट? तो करेक्ट आंसर है इट इज aimed at preventing European intervention in the Americas में। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो what position did the Monroe Doctrine take regarding future European conflict में? तो करेक्ट आंसर है US would remain neutral in this position। अब आते हम अपने अगले न्यूज में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे UNEA के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें ये न्यूज में क्यों रहा, तो रिसेंटली जो 7th यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है इज टेकन प्लेस इन द नैरोबी केन्या में। बात करें इस असेंबली के बारे में, तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन इन्वायरमेंट में। अगर मेंबर कंट्रीज की बात करें तो इट हैज यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ ऑल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट एंड फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर ग्रुप एंड स्टेक होल्डर का। इट गेदर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इन नैरोबी केन्या में एवरी 2 years में।
अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो यूएनईए वाज क्रिएटेड इन 2012 में एज एन आउटकम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 जो कि हुआ था ब्राजील में। अब हम बात करेंगे क्या है फंक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का। तो इट सेट द ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा, प्रोवाइड करेगा ओवरआर्चिंग पॉलिसी गाइडेंस एंड डिफाइन करेगा पॉलिसी रिस्पॉन्स टू एड्रेस इमर्जिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का। इट अंडरटेक पॉलिसी रिव्यू, डायलॉग एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेट करेगा स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी में। ये फोस्टर करेगा पार्टनरशिप फॉर अचीविंग इन्वायरमेंटल गोल एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। बात करें अगर इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का तो ये कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट एंड 8 वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मिंग द यूएनईए ब्यूरो का। 7th यूएनईए सेशन 2025 थीम की बात करें तो इस बार की थीम है एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रिसाइलेंट प्लैनेट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार की थीम है क्या। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है वेयर इज द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली हेल्ड। तो करेक्ट आंसर है नीरोबी केन्या में ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ यूएनईए 7। तो करेक्ट आंसर है कि एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर रिसाइलेंट प्लैनेट इस बार की थीम है। अब आते हैं अब अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है उसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। बात करें रिसेंटली मेट्रोलॉजिस्ट वार्न ऑफ अनदर सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट दैट कुड प्लंज temperature below average across part of US later this month। बात करें जो सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग इवेंट हुआ ये रिफर करता है टू रैपिड राइज इन स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर में जो कि वीकेंड करता है और डिस्टॉर्ट करता है पोलर वॉर्टेक्स का जो कि कोल्ड एयर मास टिपिकली स्टेबलाइज ओवर द आर्कटिक रीजन में। अगर हम बात करें इस ऑकरेंस ऑफ द इवेंट का तो इट बिगिंस विद द लार्ज स्केल एटमॉस्फेयर वेव्स जिसको रोजबाई वेव कहते हैं गेटिंग पुश्ड हायर इनटू द एटमॉस्फेयर में। दिस वेव्स कैन ब्रेक लाइक वेव्स इन द ओशन ऑन द टॉप ऑफ द पोलर vortex and weaken it. If the waves are stronger enough, the wind of polar vortex can weaken so much that they can reverse from being westerly to easterly में। ये लीड करता है cold air descending and warming rapidly. It can lead to displacement or splitting of polar vortex का। So instead of cold air being locked above the polar region में, it can push further south into the mid latitude में। बात करिए पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है तो ये एक लार्ज एरिया है ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ ऑफ द अर्थ के पोल्स है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपॉज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर में है वो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज थ्रू द स्ट्रेटोस्फीयर एंड इनटू द मेसोस्फीयर जो कि अबव 50 किलोमीटर तक के रेंज में होता है। इट ऑलवेज एग्जिस्ट नियर द पोल बट वीकेन इन समर एंड स्ट्रेंथन हो जाता है इन विंटर सीजन में। Many times during the winter in the northern hemisphere, the polar vortex will expand, sending cold air southward with the jet stream के साथ। जो jet stream है are relatively lower band होता है of strong wind in the upper level of the atmosphere में, typically occurring around 30,000 feet, that is 9,100 meters in the elevation पे। ये अकर होता है fairly regularly during the winter time and is often associated with a large outbreak of Arctic air in the United States में। This is not confined to the United States. Portion of इसका Europe and Asia also experience करते हैं cold surge connected to the polar vortex का। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन का तो पहला है what is the sudden stratospheric warming तो करेक्ट आंसर ये रैपिड वार्मिंग है ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द टिपिकल एल्टीट्यूड रेंज वेयर SSW अकर तो करेक्ट आंसर है 10 to 30 किलोमीटर तक की इसकी एल्टीट्यूड रेंज है। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे INS घड़ियाल के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें इंडियन नेवी ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है INS घड़ियाल एंड 3 other vessels as part of ongoing ऑपरेशन सागर बंधु
for offering humanitarian assistance and relief to the cyclone affected region of Sri Lanka में। बात करें आईएनएस घड़ियाल के बारे में, तो आईएनएस घड़ियाल दैट इज L23 इज मगर क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल ऑफ इंडियन नेवी का ये सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ड लैंडिंग शिप टैंक है। इट वॉज बिल्ड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स के द्वारा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप ऑफ इंडियन नेवी का। ये कमीशन हुआ था ऑन 14 फरवरी 1997 में एंड इज पार्ट ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट अंडर द ईस्टर्न नेवी कमांड के अंदर। ये कैपेबल है ऑफ कैरिंग 2 हेलीकॉप्टर, 1 इन द हैंगर एंड 1 इन द डेक, 10 विजयंता टैंक इन हर अंडरबेली में एंड 4 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट स्लंक अलोफ्ट में। It is also armed with the guns and rocket launcher के रूप में which are used to soften up a hostile beach before the tank go in and LCA charge in which assault troops are। बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आईएनएस घड़ियाल। तो ये एक मगर क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर है वेसल इन द इंडियन नेवी रीजन में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए When was INS घड़ियाल commissioned into the Indian Navy? तो करेक्ट आंसर ये कमीशन हुआ on 14 फरवरी 1997 में। थर्ड क्वेश्चन देखिए INS घड़ियाल इज पार्ट ऑफ विच फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी। तो करेक्ट आंसर ये पार्ट है ईस्टर्न फ्लीट अंडर द ईस्टर्न नेवी कमांड के। अब आते हम अपने अगले न्यूज में जिसमें हम डिस्कस करेंगे की फैक्ट अबाउट जापान के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें न्यूज में क्यों रहा, तो रिसेंटली मेजर अर्थक्वेक रॉक्ड जापान नॉर्थ कोस्ट में एंड आल्सो कंट्री मेट्रोलॉजिकल एजेंसी रिकॉर्डेड सेवरल सुनामी वेव्स। अगर हम बात करें जापान के लोकेशन की, तो लोकेशन है इसकी इट इज एन आइलैंड नेशन इन ईस्ट एशिया में सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अगर हम मैरीटाइम बाउंड्रीज की बात करें तो किससे किससे ये मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है, तो इट इज बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन जो कि ईस्ट में है, सी ऑफ ओकोत्सुक नॉर्थ में, सी ऑफ जापान वेस्ट ईस्ट में एंड ईस्ट चाइना सी साउथ वेस्ट में है। अगर इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें तो टोक्यो है लोकेटेड इन द ईस्ट सेंट्रल होन्शु में। अगर हम जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें जापान की, तो इट कंप्राइजेज अ चेन ऑफ आइलैंड स्ट्रेचिंग 1500 माइल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर्क में। अगर मेन लैंड की बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु यहाँ पे मेन आइलैंड है। अगर टेरेन की बात करें तो ओवर 80% यहाँ पे माउंटेनियस है विद द रग्स टेरेन के साथ। अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करें इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, अ मेजर जोन ऑफ अर्थक्वेक एंड एक्टिव वॉल्केनो का पार्ट है ये। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट फूजी दैट इज 3776 मीटर का है विच इज अ स्ट्रेटो वॉल्केनो है। अगर मेजर माउंटेन रेंज की बात करें तो जापानीज एल्प यहाँ की मेजर माउंटेन रेंज है। अगर मेजर रिवर की बात करें सिनानो रिवर है, तोने रिवर है, किशो रिवर है जो कि यहाँ पे मेजर है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इट रेंज फ्रॉम द सब आर्कटिक इन द नॉर्थ टू ह्यूमिड साउथ सब ट्रॉपिक इन द साउथ रीजन में। इट इज ऑफन डिस्टर्ब बाय द अर्थक्वेक, सुनामी एंड वॉल्केनिक एरप्शन होता है ड्यू टू देयर टेक्टोनिक एक्टिविटी के वजह से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो टोक्यो इसका कैपिटल है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए विच इज द फेमस जापानीज फेस्टिवल, तो चेरी ब्लूमसम फेस्टिवल यहाँ की फेमस फेस्टिवल है। अब आते अपने अगले न्यूज में जिसमें आप बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में जो कि कमीशन होगा फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर 2025 विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें इंडिया के इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि 11th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। अगर हम बात करें इंडिया के इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में
IISF एम है इसका टू ब्रिंग टुगेदर पीपल एंड साइंटिफिक कम्युनिटी बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली टू द collaborate, interact and experience the joy of doing science for well-being of India and humanity guided by the spirit of स्वदेशी का। अगर हम बात करें मिशन ऑफ IISF का, तो ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम विथ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, thereby strengthening the link between India's indigenous language, indigenous knowledge, heritage and contemporary scientific inquiry का। अब हम बात करें क्या है की फैक्ट अबाउट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ऑफ पुणे के द्वारा। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की क्या थीम है ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का, तो इस बार की जो थीम है वो है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इवेंट विल फीचर मोर देन 150 टेक्निकल एंड थीमेटिक सेशन अक्रॉस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में। बात करें IISF के बारे में 2025 के, तो इसका फोकस क्या है, 5 ब्रॉड थीम पे है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड हिमालयन रीजन है। सेकेंड है साइंस फॉर सोसाइटी एंड एजुकेशन। थर्ड है आत्मनिर्भर भारत थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमी एंड फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न साइंस। तो इस बार का जो 5 ब्रॉडर थीम है, ये पांचों इसके IISF के थीम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर है टू सेलिब्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द 11th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हेल्ड। तो करेक्ट आंसर है पंचकुला, हरियाणा में इस बार का सेशन हुआ। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, इसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। बात करें क्यों ये न्यूज में रहा, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल embodies India's commitment to realizing the vision of Atmanirbhar Bharat by transforming the edible oil sector from an import dependent to self-sufficient one. अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के बारे में, तो इस बार का एम क्या है, तो स्ट्रेंथन करना द कंट्रीज ऑयल सीड इकोसिस्टम का एंड अचीव आत्मनिर्भर भारत इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। टारगेट ऑफ द मिशन की बात करें तो ये टारगेट करता है टू इंक्रीज द एरिया कवरेज फ्रॉम 29 मिलियन हेक्टेयर 2022 से 23 में तक में टू 33 बिलियन हेक्टेयर, प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम 39 मिलियन टन्स का 2022-23 में टू 69.7 मिलियन टन्स एंड यील्ड फ्रॉम 1353 kg पर हेक्टेयर 2022-23 में टू 2112 kg पर हेक्टेयर बाई 2030-31 में। इस मिशन का टारगेट है डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में एट 25.45 बिलियन टन्स बाय 2030-31 तक। मिशन सीक करता है टू एक्सपेंड ऑयल सीड कल्टीवेशन का बाय एन एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर्स बाय टारगेटिंग राइस एंड पोटैटो फैलो लैंड्स के लिए। इट हैज टू pronged approach while which is as follow। तो इसमें नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम है, जो कि फोकस करता है एक्सपेंडिंग ऑयल पाम कल्टीवेशन एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रूड पाम ऑयल आउटपुट का। ये अप्रूव करता है, इट वाज अप्रूव्ड इन 2021 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। इसका एम है टू इनहेंस द एडिबल ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड ऑयल अवेलेबिलिटी इन द कंट्री बाय एरिया एक्सपेंशन एंड इंक्रीजिंग क्रूड पाम ऑयल CPO प्रोडक्शन का। फोकस करेगा ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग्स का बाय establishment of seed garden and nurseries of oil palm in order to assure domestic availability of seedling as per target fixed under NMEO-OPK। अगर इसके टारगेट की बात करें तो टू ब्रिंग 6.5 लाख हेक्टेयर्स अंडर ऑयल पाम कल्टीवेशन में बाय 2025-26 में एंड इंक्रीज करेगा क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन टू 28 लाख टन्स बाय 2029-30 तक। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन
की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, जो कि सर्व करता है एज अ नोडल सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में। अब आता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड के रूप में। तो इसमें इसका एम है इंप्रूव करना प्रोडक्टिविटी, सीड क्वालिटी, प्रोसेसिंग एंड मार्केट लिंकेजेस का फॉर ट्रेडिशनल ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए। अगर हम टारगेट की बात करें टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन फ्रॉम 39 to 69.7 million tons by 2030-31 तक थ्रू क्लस्टर बेस्ड इंटरवेंशन एंड इंप्रूव्ड सीड सिस्टम के साथ। It was approved in 2024 for the 7-year period from 2024-25 to 2030-31 तक। ये फोकस करेगा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स का सच एज रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमन सीड, सैफफ्लावर, नाइजर, लिनसीड एंड कैस्टर का। ये फोकस करेगा ऑन इंक्रीजिंग कलेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोर, जैसे कॉटन सीड हुआ, कोकोनट हुआ, राइस ब्रेन हुआ, एज वेल एज ट्री बॉर्न ऑयल सीड से। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद द फंडिंग पैटर्न ऑफ 60-40 रेशियो इन केस ऑफ जनरल स्टेट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, एंड 90-10 रेशियो इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिल स्टेट में, एंड 100% फंडिंग फॉर यूनियन टेरिटरीज एंड जो सेंट्रल एजेंसी हैं उनसे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल। तो करेक्ट आंसर है टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द टारगेट फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन अंडर NMEO बाय 2030-31 तक। तो करेक्ट आंसर है 69.7 मिलियन टन्स का टारगेट है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट C30K सुपर हरकुल्स के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें C130J सुपर हरकुल्स का, तो ये न्यू डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटेट किया है टू सपोर्ट द C130J सुपर हरकुल्स एयरक्राफ्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन बेंगलुरु में। अगर इस सुपर हरकुल्स के बारे में बात करें तो ये 4 इंजन टर्बोप्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इट वाज डेवलप्ड बाय द लॉकहेड मार्टिन, अ यूएस सेक्रेटरी एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। इट इज द यूएस एयर फोर्स प्रिंसिपल टैक्टिकल, कार्गो एंड पर्सनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इट इज द करंट वेरिएंट ऑफ C130 Hercules and it is the airlifter of choice for 26 operators in 22 nations में। बात करें जो लार्जेस्ट ऑपरेटर है आर द यूएस एयर फोर्स, यूएस मैरीन कॉर्प्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, इटली एंड द यूनाइटेड किंगडम में। बात करें इंडियन एयर फोर्स का तो IAF करेंटली ऑपरेट करता है 12 C130J सुपर हरकुल्स का। बात करें अगर इसके फीचर का कि C130J सुपर हरकुल्स का फीचर क्या है, तो एयरक्राफ्ट कैपेबल है ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम रफ डर्ट स्ट्रिप एंड इज द प्राइम ट्रांसपोर्ट फॉर एयर ड्रॉपिंग ट्रूप्स के लिए एंड इक्विपमेंट इनटू द हॉस्टाइल एरियाज में। इट हैज रिड्यूस crew requirements. A minimal crew of 3 men is required to operate this aircraft, including 2 pilots and 1 load master का। It is powered by 4-roll Royce AC 2100 D3 turboprop engine का। It has digital avionics including head-up display for each pilots के लिए। अगर इसके रेंज की बात करें तो 6852 किलोमीटर का है एंड नो पेलोड के साथ। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 644 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ ये चलता है। अगर इंडोरेंस की बात करें तो 20+ आवर्स का इसका इंडोरेंस है। ये कैपेबल है ऑफ शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम द अनप्रिपेयर्ड रनवे से। इट हैज पेलोड कैपेसिटी ऑफ 19 टन्स का। इट कैन एकोमोडेट अ वाइड वैरायटी ऑफ ओवरसाइज्ड कार्गो का, इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एंड 6 व्हील्ड आर्मर्ड जो व्हीकल्स है टू स्टैंडर्ड पैलेटाइज्ड कार्गो एंड मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए।
ये इक्विप्ड है विद द इंफ्रा डिटेक्शन सेट के साथ। जो एयरक्राफ्ट है कैन परफॉर्म प्रिसीजन लो लेवल फ्लाइंग, एयर ड्रॉप्स एंड लैंडिंग इन द ब्लैकआउट कंडीशन में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है द C-130J सुपर हर्कुलस इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो करेक्ट आंसर है ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखें द C-130J सुपर हर्कुलस वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री। तो करेक्ट आंसर है ये डेवलप किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन देखें तो C-130J सुपर हर्कुलस इज पावर्ड बाय व्हिच इंजन। तो करेक्ट आंसर इट इज पावर्ड बाय द 4 रोल रॉयस AC 2100 DC टर्बो प्रॉप इंजन के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसमें तो व्हाट इज द C-130J सुपर हर्कुलस। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, ये 6852 किलोमीटर का है और इसमें कोई भी पेलोड नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में।